Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and I welcome you all to the part 7 of audit of PSU. So we were on performance audit and आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को आगे से कंटिन्यू करना है ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। तो अभी तक परफॉर्मेंस ऑडिट में मैंने आप लोगों को 3 जो इश्यूज़ थे वो क्या बताए थे। जब भी परफॉर्मेंस ऑडिट वर्ड सुनेंगे तो 3 बातें आनी चाहिए, ट्रिपल ई और यू कैन से EQ, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इसी का इवैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें हैं हम ये किस किस चीज़ में देखेंगे, हम देखेंगे पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कि क्या ये चारों चीज़ें E³ हैं या नहीं है। परफॉर्मेंस ऑडिट से और एक चीज़ क्या होती है, इट ऑल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी बाय असेसिंग दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद। अभी देखो ये पूरा ना जो ऊपर था वही रिपीट हो रहा है कि इससे इम्प्रूवमेंट होता है, इसके साथ में आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ये डिसीजन मेकिंग देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है, तो वही सब चीज़ें देखो यहाँ है। ठीक है, इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस एंड ट्रांसपेरेंसी बाय अफोर्डिंग टैक्स पेयर्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस पॉलिसी, क्योंकि अभी तक आपने ये सब पढ़ा ही था इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में कि टैक्स पेयर का मनी प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वही सब है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट और क्या करता है, फोकसेस ऑन एरियाज इन विच इट कैन ऐड वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हो गया, एफिशिएंट हम ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, कम इनपुट में हम ज़्यादा चीज़ें कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। It also provides constructive incentives for the responsible parties to take appropriate action. So regulations on audit and accounts issued by C&AG lay down that the responsibility for the development of measurable objectives and performance indicators are also the systems of measurement rests with government departments or head of entities. They are also required to define intermediate and final outputs and outcomes in measurable and monitorable terms, standardize the unit of cost of delivery, and benchmark quality of products, outputs and outcomes. तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो रेगुलेशन है ना ऑडिट एंड अकाउंट्स की, जो C&AG का मतलब कुछ इशू करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन रेगुलेशंस को इस हिसाब से बनाया जाता है कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिफाइन इंटरमीडिएट एंड फाइनल आउटपुट्स, और एक बेंचमार्क सेट करने के लिए होता है। तो इसमें मतलब इन्होंने ये ज़्यादा कुछ इन्होंने इसमें बताया नहीं है, जो ऊपर बातें थी वही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यही सब इन्होंने बताया, यहाँ तक तो एकदम ही सेम था। यहाँ इन्होंने ये बताया है कि जो रेगुलेशंस हैं C&AG ने जो इशू करी हैं, तो वो भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की या फिर हेड ऑफ एंटिटीज़ की, और ये रिक्वायर्ड है जिससे कि डिफ़ाइन कर सकें इंटरमीडिएट और फाइनल आउटपुट्स को और उसके आउटकम्स को, और एक प्रॉपर बेंचमार्क सेट कर सकें। जिस बेंचमार्क का मतलब यहाँ हो गया जिससे कि आपने एक लेवल सेट कर दिया। ठीक है, एक लेवल आपने सेट कर दिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं C&AG वगैरह ही, आप इन्होंने आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, इन्होंने आपके लिए रेगुलेशंस बना दिए। अब आप क्या करोगे, अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करोगे, या फिर अगर आप ऑडिट करने गए हो तो आप कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करोगे, एंड फिर आपको पता लग जाएगा कि कंपनी एफिशिएंट है, इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो एक बेंचमार्क अगर होता है, एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होता है, तभी तो आप चीज़ों को कंपेयर कर पाते हो, वरना आप कंपेयर कैसे करोगे। लाइक एग्जाम्शन हमारे कोर्स में 60 मार्क्स पे आती है, तो हम वो जो 60 मार्क्स है वो बेंचमार्क होता है, उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 60 से अबव वाला ने एग्जाम्शन स्कोर किया है एंड उससे बिलो वाले ने मतलब एग्जाम्शन स्कोर नहीं किया है। ठीक है, इसी तरह से 40 उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया रखा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का। तो इसी तरह से जो क्राइटेरियाज है ना, ये C&AG भी सेट करता है अपने ऑडिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत नया सा प्रिपेयर करना है। जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उसी में से आप अच्छी सी लैंग्वेज में बना के रख सकते हो कि इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस, फोकस होता है उन एरियाज़ में जहाँ नहीं है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को बेसिकली अच्छे से प्रिपेयर करके आप ईजीली कर सकते हो ये। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो इन्होंने पर्पल में पैराग्राफ दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट।
The auditors who undertake performance audit of a program or unit must possess knowledge of the industries or labor contracts where these provisions are applicable, and also identify the population thereof before carrying out an audit program. He shall evaluate the standard of living before implementation and after implementation of act. तो उन्होंने यही बोला है कि जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में सपोज जा रहे हो परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए, ठीक है, या फिर ये है ही उसके लिए फॉर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट का ही आप एक तरह से ऑडिट करने जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो ऑडिटर जा रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। साथ ही में उसको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मिनिमम वेजेस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के पहले का और उसके बाद का। फर्दर द ऑडिटर शिल have to evaluate the evidence available as to nature of returns prescribed and obtained for taking appropriate action। उसको evaluate करना होगा evidence को भी, ठीक है। फिर performance auditor shall also have to evaluate the EEE in the welfare systems to be adopted। He can then study the shortcomings of the coordination between different agencies like labor department, EPF, ESI। तो वो auditor इसमें क्या करेगा, जब वो minimum wages act का एक तरह से एक example है, ठीक है, तो वो ये 3 चीज़ें चेक करेगा। परफॉर्मेंस ऑडिट करने गया है, फिर वो ये देखेगा कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, ठीक है। फिर उसको ये भी देना होगा इफ़ एनी इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब कोई डेफिशिएंसी अगर है तो उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है, ठीक है। अनदर पॉसिबल एरिया ऑफ क्रिटिकल ऑडिट मे बी टू स्टडी एक्चुअल लेवल ऑफ कंपनसेशन रिक्वायर्ड इन ईच एरिया, कि कितना मिनिमम होना चाहिए वेज, वो भी उसको स्टडी करना होगा ऑडिटर को। एंड देन उसके बाद वो देखेगा कि इतना मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की अकॉर्डिंग, तो क्या इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो करेगा। तो इसमें आपकी 4-5 पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। एक तो आप ये वाला कर सकते हो, वो EEE चेक करेगा, कोऑर्डिनेशन का चेक करेगा, फिर ये देखेगा कहाँ वीकनेस है कहाँ नहीं है, फिर उसके बाद वो ये निकालेगा कि कितना होना चाहिए एंड कितना है, ठीक है। तो इन दिस मैनर द performance audit can not only examine the reasons for such vagaries but also ensure that legislation serves the intended purpose by reporting the same to legislative, the corrective is made possible। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सही गलत का पता लगता है, बट इससे हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं एंड हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए जो चीज़ है वो पर्पज़ सर्व कर रही है या नहीं कर रही है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो आपने बता दिया, लगा दिया, फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि उसका इंटेंशन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप रिपोर्ट करो एंड देखो कि फिर वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही बेसिक सा था, जो अभी तक ऊपर बढ़ा था वही एक तरह से रिपीट ही हुए जा रहा था। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑडिट प्रॉपर्ली होता कैसे है? तो ये जैसे नॉर्मल ऑडिट है ऐसी परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप निकालेंगे। तो इसको समझते हैं हम ऑडिट से ही समझते हैं। हम ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को या प्रोग्राम को। तो मतलब हम अंडरस्टैंड करेंगे सब्जेक्ट को कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिफ़ाइन करो ऑब्जेक्टिव और स्कोप आइडेंटिफाई करो कि क्या ऑब्जेक्टिव और क्या स्कोप है। तो मतलब आप क्यों पढ़ रहे हो और कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। तो आपको RTP, MTP ये सब चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा है वी आर टारगेटिंग फॉर वेरी वेरी गुड मार्क्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड साथ में CA बनना तो ऑफकोर्स हमारा गोल है ही अल्टीमेट, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑडिटिंग क्राइटेरिया डिटरमाइन करना। क्राइटेरिया क्या बताया था, क्राइटेरिया तरीका, तो किस तरह से आपको करना है, फिर क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है, और क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है, अपने टीचर से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर असेसिंग ऑडिटिंग टीम स्किल्स एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड, कि आपको कोचिंग्स की रिक्वायरमेंट है या सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेना कि क्या इजी है, क्या डिफ़िकल्ट है, किस किस एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या एरियाज़ मेरे वीक है ना। फिर उसके बाद में एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना और इंटीमेट करना ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिटिंग एंटिटीज़। एंड फिर उसके बाद में जो वो प्रोग्राम बन जाएगा, ये सब अपने प्लानिंग का कर लिया पार्ट, अब उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी तो है, तो जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसको फिर लगाना भी तो है
है ना। तो देखो जैसे आप ऑडिट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि आप पढ़ोगे, इसी तरह से आप परफॉर्मेंस ऑडिट को भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर इसको फटाफट से ना डिटेल में कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें अंडरस्टैंड करना है सब्जेक्ट को। तो हम इसी तरह से परफॉर्मेंस एडिट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर प्लानिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं मीडिया कवरेज, फिर पास्ट ऑडिट्स आपके कैसे हैं, फिर उसके बाद में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी होती हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इंडेक्स वगैरह देखोगे अपनी बुक के, इसी तरह से एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करोगे, लोगों से बात करोगे, पुराने ऑडिटर से बात करोगे, देखोगे उसका क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को रीड करोगे, स्पेशल रिसर्च करोगे। मीडिया कवरेज में क्या, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को यूज़ करोगे। स्पेशल फोकस ग्रुप्स, इसके बारे में पढ़ोगे। जैसे सपोज़ आप किसी उसका करने जा रहे हो, एसबीआई का सपोज़ आप ऑडिट करने जा रहे हो, परफॉर्मेंस ऑडिट, तो उसमें क्या स्पेशल है, वो आरबीआई के एक्ट से गवर्नड है ना। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम सब्जेक्ट का इंडेक्स देखते हैं, फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव और स्कोप देखते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करें, हम डिफ़ाइन करें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ना, वो डिफ़ाइन होना चाहिए एक सकिंक्ट मैनर में, एज दे विल इम्पैक्ट द नेचर ऑफ ऑडिट, गवर्न इट कंडक्ट एंड अफेक्ट ऑडिट कंक्लूजन्स। सीइंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑडिट। मेनली ये कह रहे हैं कि ऑडिट जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको ही अगर आपने अच्छा रख दिया, उसी को ही प्रॉपरली सेट कर दिया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा होगा। बट अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही कुछ नहीं रखा, तो फिर आप बिना किसी ऑब्जेक्टिव के क्या ही काम करोगे। तो यही इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद में इससे क्लैरिटी भी आ जाएगी कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये तो किसी भी तरह अचीव करना ही करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्वालिटी के साथ में काम होगा। ठीक है, और आप एक मेजर भी कर पाओगे कि आप क्वालिटी के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव की स्ट्रीमलाइन में जा रहा है तो ठीक है, मतलब क्वालिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो इसमें अगर हम ऑडिटिंग टर्म्स के बारे में बात करें, तो ये जो है ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है, डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के लिए डिटरमाइन करो, फोकस करो, एक्सटेंड, टाइमिंग और नेचर। तो बेसिकली NTE। क्या आपको नेचर रखना है ऑडिट का, क्या टाइमिंग रखनी है ऑडिट की, क्या एक्सटेंड रखना है, मतलब कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली यही है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एंटिटी, सेकेंड वी विल डिटरमाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ याद भी करवाती जा रही हूँ। फिर उसके बाद में हमको 3 चीज़ें डिटरमाइन करनी होती है, क्या तरीका रहेगा, क्या अप्रोच रहेगी और क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। सो बेसिकली क्राइटेरिया, अप्रोच, क्वेश्चंस, क्राइटेरिया, अप्रोच, क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या क्राइटेरिया रखना है, ऑडिट क्राइटेरिया जो हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं यूज टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम मीट्स और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, क्राइटेरिया से क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्राइटेरिया रीजनेबल एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच E³ ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी असेस्ड। एक क्राइटेरिया जो है ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं कि ये सब हमारा प्रॉपरली है या नहीं है क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जो ऑडिट क्राइटेरिया होगा वो मे बी सॉट टू ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। जो प्रोसीजर मैनुअल्स हैं ऑफ एंटिटी, पॉलिसीज़ जो हैं, इन सब चीज़ों से आप क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो। क्राइटेरिया यूज बाय सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज़ इन सिमिलर एक्टिविटीज़ और ग्रुप। मतलब क्या क्राइटेरिया आपको रखना है जिसके बेसिस पे आप काम करोगे, जिस तरीके से आप काम करोगे, जिसको बेसिस बना के आप काम करोगे। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, प्रोसीजर मैनुअल से आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जैसे बाकी एंटिटीज़ कर रही हैं वैसे भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो, या फिर कोई साइंटिफिक नॉलेज या अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन ला सकते हो। जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर वगैरह से ले सकते हो क्राइटेरिया।
तो बेसिकली इन सारी चीज़ों से आप क्या डिटरमाइन कर लोगे कि इस तरह से मेरा काम होना चाहिए था, ये मेरा काम होना चाहिए था, ये हुआ है। तो फिर आप क्या करोगे, क्राइटेरिया को मैच करोगे विद सब्जेक्ट मैटर एंड फिर क्या निकाल लोगे आप, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट अप्रोच। क्या अप्रोच रखनी है काम की। तो कोई ऐसी यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है कि सब पे वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो रही है। जो सिलेक्शन है अप्रोच का वो डिफरेंट डिफरेंट डिफ़र करेगा। तो जो मेथड्स हैं वो ये हो सकते हैं कि सबसे पहले तो एनालाइज करो प्रोसीजर्स को, सर्विस करो, केस स्टडीज़ पढ़ो, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करो, रिजल्ट्स का एनालिसिस करो, पास्ट रिजल्ट का एनालिसिस करो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो एंड उसके बेसिस पे देखो कि क्या अप्रोच आपके कंडीशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर में आता है रिव्यू ऑफ सिस्टम वगैरह, केस स्टडी में डिस्क्रिप्ट एनालिसिस एंटिटी का और प्रोग्राम्स का, एग्जिस्टिंग डेटा का मतलब ऑडिटिंग स्टाफ शुड इन्वेस्टिगेट द डेटा हेल्ड बाय एंटिटी और मैनेजमेंट के पास जो डेटा है। सर्वेज में कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन मेंबर्स से, इवेंट से, कंडीशन से। एनालाइज करो रिजल्ट्स का मतलब इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कैरी आउट आउटपुट इनपुट एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अवेलेबल डेटा जो है जैसे कि अर्निंग्स, रेवेन्यू, इन सबको हम यूज़ करते हैं। हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू वर्क विद कंप्लीट डेटा क्योंकि बहुत सारा है, बट फिर भी हम सैम्पलिंग वगैरह से यूज़ करके एंड देन वी विल डिसाइड कि हमारी को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, आपने अप्रोच डिटरमाइन कर ली, अब आप क्वेश्चंस डिटरमाइन करोगे। तो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, सब्सिक्वेंट टू डिसाइडिंग ऑफ ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑडिट टीम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू विच दे वुड सीक आंसर, ठीक है। तो क्योंकि आपने ये देख लिया ना आपको किस तरह से जाना है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बोला जाता है आपको पढ़ो, तो इसी तरह से ऑडिटर भी क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा कि ओके ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशंस हैं एंटिटी की, तो ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया तो मैं ये रिजल्ट निकाल पाऊँगा। तो वो क्या करेगा ऑडिटर, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्वेश्चंस को निकाल लेगा एंड फिर वो ये देखेगा मुझे किसके पास जाना है, क्या मटेरियल चाहिए, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है असेसिंग ऑडिटिंग टीम स्किल्स, और क्या आपको एक्सपर्टीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आपका कि जैसे कि इट इज़ एसेंशियल दैट परफॉर्मेंस ऑडिटर पोजेसेस स्पेशल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज, ठीक है, ये तो आपको एसेंशियल है ही। साथ में CNDG ने भी क्या करा है, एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया है जिससे कि वो अपने ऑडिटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं, और जिससे कि उनका काम जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा, ठीक है। और उनको अपनी मैनुअल्स वगैरह भी प्रिपेयर करनी है। तो given the diverse range of subjects of performance auditing, the audit team needs to develop sound understanding of the program or entity. The audit team needs to decide at the planning stage on which aspect expertise is required. Aspect expertise is required. Though the accounting general may use the work on an expert, he retains fully responsibility for the expression of opinion in the audit report. तो बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि एक तो देखो आपके पास में ही प्रॉपर स्किल्स वगैरह होने चाहिए, आप ही को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी आपको अगर लगता है कि आपको किसी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायर्ड है तो आप वो प्लानिंग स्टेज पे ही अपना डिटरमाइन कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है ना ओपिनियन देने की। तो अगर उस पर एक्सपर्टीज़ नॉलेज भी आप ले रहे हो तो उसके लिए भी यू विल बी ओनली लायबल, ठीक है। तो इसलिए ऑडिट टीम जो है वो नीड्स टू डिसाइड एट द प्लानिंग स्टेज कि आपको किस आस्पेक्ट पे, आस्पेक्ट था, मैं थोड़ा सा मेरा टंग स्लिप हो रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट तो मतलब किस एरिया में आपको एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें इन्होंने यही बोला है कि अकाउंटेंट जनरल जो है वो यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन की वो तो ऑडिटर की है ना, तो वही ये चीज़ बोल रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो लर्न करने का है, बट ये सिंपल ही है, ठीक है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दी एंटिटी, डिटरमाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फिर उसके बाद में क्या क्या 3 चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है, क्या क्या 3 चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है, ऑडिट अप्रोच, फिर क्राइटेरिया और डिटरमाइन द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ऑडिटिंग टीम स्किल्स असेस करनी है और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड चाहिए या नहीं वो आपको देखना है। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉइंट्स और बताए हैं। फर्स्ट इज़ कि आपको मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स क्या है, जैसे ADM, ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स।
तो इसमें क्या है, हैविंग डिटरमाइंड द ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अप्रोच डेटा, अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें क्या बनाना चाहिए, ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाना चाहिए। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड और हाईली फोकस्ड अप्रोच है जिससे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे अपना परफॉर्मेंस ऑडिट स्टडी। ये जैसे इन्होंने यहाँ स्पेसिमेन दिया है। इससे क्या होगा ना, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो होगा एज वेल एज द टाइप एंड सोर्सेज ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट और ओपिनियन ऑडिट फाइंडिंग। जैसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्राइटेरिया, सब एक टेबल फॉर्मेट में आप नोट कर लो। तो उससे क्या होगा, ये जो है, ये जो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उससे आप प्रिपेयर करोगे। तो एक वेल डिज़ाइंड ईडीएम अगर आपके पास होगा तो उससे क्या होगा, आपका ऑडिट जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा एंड इससे हाईएस्ट एश्योरेंस मिल पाएगा ऑडिटिंग एंटिटीज़ को, क्योंकि सब कुछ एक बहुत ही क्लियर से फॉर्मेट में आपने दे रखा है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रिपेयर एडीएम फॉर ईच ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, कि देखो ये हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव था, ये हम पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ यहाँ हमने एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट ली, ये डेटा था, ये एविडेंसेस हैं। तो यहाँ इससे क्या होगा, बहुत ही बेसिक बढ़िया सी क्लैरिटी आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना, जिसे आपको भी बोला जाता है टाइम टेबल बनाओ। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू डिटरमाइन द टाइम टेबल एंड डिज़ायरेबल रिसोर्सेज, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास में बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं, उसको लिमिटेड टाइम में ही अपना ओपिनियन फ्रेम करना होता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम बनाओ। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने ले लिया, जिसके पास में प्रॉपर नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड उसी को लो। ठीक है, उसके साथ में आप कंसीडर करो कुछ पॉइंट्स, कंसीडर ये करो कि आपको कैसे अपनी अप्रोप्रिएट ऑडिटिंग बनानी है एंड शुड बी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द प्रपोज टाइमलाइंस फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो प्रोग्रेस होगी शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट दीज टाइमलाइंस, कि क्या आपके पास जितना टाइम है उसके साथ में आपका ऑडिट चल रहा है या नहीं चल रहा है। द अकाउंटेंट जनरल वुड बी लायबल फॉर इंश्योरिंग दैट द परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम, क्योंकि ये जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है ना कि ऑडिट टाइम पे होना चाहिए। तो वेरिएशंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल टाइम स्पेंड शुड बी कंपेयर्ड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम है तो फिर उस बंदे को रिप्लेस करो उसकी जगह, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो। द टीम शुड बिल्ड टाइम फॉर ट्रांसलेशन अप्रूवल एंड पॉसिबल डिलेज इन देयर ओन स्केड्यूल इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट। लाइक सपोज अगर आपको कोई काम करने के लिए 10 दिन मिले तो आप 7 दिन ही लेकर चलो एंड 3 दिन ग्रीस में डालो, सो दैट अगर कुछ इमरजेंसी आती, कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो डिले ना हो, उसमें टाइम पे काम हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ दी है। फिर उसके बाद में अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ऑडिटिंग एंटिटीज़ को अपना ऑडिट प्रोग्राम इंटीमेट कर देना है। तो ऑडिटेड एंटिटीज़ मस्ट बी इंटीमेटेड अबाउट द इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ प्लान परफॉर्मेंस ऑडिट विद द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट टीम एंड टेंटेटिव टाइम टेबल वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो जो ऑडिट प्रोग्राम वगैरह बन गया उसको आप ऑडिटिंग एंटिटीज़ को दे दो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस मे बी रिक्वेस्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो इट मे बी रिक्वायर्ड टू रिफाइन एन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे आपका ऑडिट प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव को रिफाइन करना चाहिए, एड ऑन करना चाहिए उसमें जो भी आपके परफॉर्मेंसेस हैं, फॉर गैदरिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको पता लग जाए कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई है और कितनी और आनी है। जो स्पेसिमेन ऊपर था ना वही। जो रीजंस हैं सच फॉर सच चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल और रिव्यू होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो अकाउंटेंट जनरल है शुड शेयर ऑल सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट्स इन द अप्रोच एंड एडिशनल टेस्ट एंड फाइंडिंग्स। तो जो सिस्टम होगा ऑफ शेयरिंग इन दिस सिग्निफिकेंट फील्ड शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ये सब आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो भी ऑडिट प्रोग्राम बना है वो ऑडिटिंग एंटिटीज़ को फिर आप इंटीमेट कर दो। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। ठीक है, तो चलो अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन विद द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कमिटीज वेयर टू असर्टेन वेदर द total cost of providing electricity is being recovered by timely submissions, tariff orders, sales circular and sales instructions were issued timely, metering, billing and collection were managed efficiently and effectively, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स वर एफिशिएंट। तो इसके लिए पूछ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको कैसा ऑडिट चाहिए और आपको 2 सैम्पल ऑब्जर्वेशंस भी बनाने हैं। तो ये एक परफॉर्मेंस ऑडिट है और इसके सैम्पल ऑब्जर्वेशंस ये हो सकते हैं।
ये देखो, ये एक स्पेसिमेन है। तो इसको पढ़ के ना आपको बेसिकली देखो ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, कुछ आपको एक सैम्पल देना है, वैसे पूरा तो आई डोंट थिंक कि आएगा, ठीक है। एक बार ये ऑब्जर्वेशन पढ़ लो। नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव और बर्नड मटीरियल मीटर्स, लार्ज नंबर ऑफ मीटर्स जो थे मच इन एक्सेस ऑफ द परमिटेड लिमिट ऑफ 1% ऑफ टोटल मीटर्स जो थे वो डिफेक्टिव थे एंड देयर रिप्लेसमेंट वॉज नॉट कम्प्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 month। तो इससे क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन बिलिंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। दिस कुड रिजल्ट इन लॉसेज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेजल्स एंड डिस्प्यूट विद कस्टमर्स। भाई आपके इतने ज़्यादा डिफेक्टिव हैं और आपने इसको रिप्लेस भी नहीं किया, तो ऑफकोर्स ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो क्रिएट करेगा। इसी तरह से दूसरा है अंडर चार्जिंग ऑफ मीटर रेंट। एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चार्ज मीटर रेंट ऑफ ₹30 per month for single phase meter and 40 per month for 3-phase meter. It was observed that the company had short charge meter rent of 60 lakh from 3 lakh customers in 5 lakh bills during the period. तो ये सब क्या है, ये सब आपकी परफॉर्मेंस के यही बता रहे हैं कि पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपका इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं है, तो यही आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये जो इन्होंने ये स्पेसिमेन दिया है ना, ये आप खुद से रीड कर लेना। ये एग्ज़ाम पर्पस से उतना रिलेवेंट नहीं है, ऑफ कोर्स कोई स्पेसिमेन इसे ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला है, इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। तो ये आप रीड कर लेना खुद से, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है वो अपना कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी ऑडिट एंड देन फिर आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई गेस 2 वीडियोस और लगनी चाहिए एंड फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 आवर कह सकते हैं, मैक्सिमम बोला मैंने, एंड उसके बाद में फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो सो यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन प्लीज़ डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।